दोस्तों, ये कहानी तो आप सुनिएगा तो आपके दिल को ज़रूर छुएगी। और ये मेरी दर्द भरी कहानी है। जब भी कोई प्रेम भरा स्पंदन लिए दिल को धड़काने वाली कहानी पढ़ता हूँ तो तुम्हारी यादें ताज़ा हो जाती है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट को देख के मैं सुध बुध खो बैठता था और तुम मुझे अनदेखा कर आगे निकल जाती थी। समय न जाने कितने दशक आगे निकल आया। दुनिया ने भी आधुनिकता को बहुत तेजी के साथ अपनाया। अब तो एक पल में प्यार हुआ, दूसरे पल इजहार, तीसरे पल विवाह और चौथे पल तलाक। अब हमारे ज़माने की आंखों आंखों की बात नहीं रही। दुनिया आधुनिकता में जितनी तेज़ी से भागे, मैंने भी ज़िंदगी की गाड़ी उसी तेज़ रफ्तार के साथ दौड़ाई। किसी चीज़ की कमी नहीं रही। नाम, इज्जत, दौलत, मित्र, नाते, रिश्ते, सब कुछ दुनिया की नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर हाथ रखूं और वो मेरी न हो। जिसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा दूं वो पलटकर मुझे गले लगाने के लिए मजबूर न हो। पत्नी, बच्चे, शान, शौकत, सब कुछ मेरे पास है। कुछ चीज़ की कमी नहीं। कमी है तो बस तुम नहीं हो। मैं तुमको किताबों में पढ़ता हूँ, कविताओं में महसूस करता हूँ, नगमों में गुनगुनाता हूँ। एक खूबसूरत से चित्र सी आकार लेती हो मेरे जेहन में हर पल तुमको मैं हर बार और भी अधिक खूबसूरत देख पाता हूँ। परंतु यह सच्चाई है मेरी ज़िंदगी की कि अब तुम नहीं हो, न ही कभी आओगी मेरे जीवन में फिर से लौटकर। जीवन के एक मोड़ पर जब मैंने तुमको खो दिया था हमेशा के लिए, आज भी याद आ रहा है वो जुलाई का महीना। झमाझम 3 दिनों से हो रही बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कॉलेज में स्टूडेंट तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर भी जत्थे के जत्थे चले ही आते हैं। कोई एडमिशन फॉर्म भरने तो कोई फीस जमा करने तो कोई लिस्ट में अपना नाम देखने। उस ज़माने में आज की तरह न तो कंप्यूटर था न ही सेमेस्टर सिस्टम। पुरानी पद्धति में एक शहर में ढेर सारे कॉलेज भी नहीं होते थे। पूरे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था। शहर के सारे बालक, यूं कहे वयस्क होते किशोर और इक्का दुक्का युवतियाँ इस एक कॉलेज का हिस्सा हुआ करती थी। इतनी बारिश से कच्ची सी वो सड़क कीचड़ से साराबोर थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कॉलेज जाने का उस रोज। आजकल पक्की सड़कों के गड्ढे से 4 पहिया वाहन निकालने का मन नहीं करता बरसात में। तब तो कच्ची सी सड़क पर बारिश से भरे गड्ढों के बीच से अपनी स्कूटर को चलाकर 6-7 किलोमीटर तक जाना 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के समान था। पर जाना तो था ही, मजबूरी थी, कोई चारा नहीं। स्कूटर उठाई और बेमन से निकल गया घर से, अपनी तकदीर से अनजान। छोटा सा ट्रांजिस्टर डिक्की में रखकर बजाते हुए रेडियो पर भी किस्मत से यही गाना बज रहा था, आज उनसे पहली मुलाकात होगी। रफ़ी जी के नगमों में डूबा हुआ मैं अपनी धुन में आंखें बंद कर साइकिल सी स्पीड में जा रहा था कि मेरी तन्मयता एक कोयल सी मधुर आवाज़ ने तोड़ दी। सुनिए प्लीज़, मुझे कॉलेज का रास्ता बता सकते हैं क्या? मैंने देखा इस सुनसान से चौराहे पर एक बला की खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। एक हाथ से आसमानी छाता और अपना काला बैग संभालती, दूसरे हाथ से मुझे इशारे से बुलाती। आधे गीले आधे सूखे गुलाबी सलवार कमीज में स्वर्ग से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी वो। मैं ठिठक कर रुका और अपलक उसे निहारता रह गया। उसने मेरे चेहरे की ओर देखा तो देखते ही रह गया। कुछ ही पल बीते होंगे, उसने अपने हाथ से मेरे चेहरे को पंखा किया तो पलक झपकी मेरी। मैं सर को झटका देने वाले अंदाज के साथ चौंका। मैंने ऐसे जताया मानो उसे देखा ही नहीं, किसी और काम से रुका हूँ। मैंने पूछा, क्या हुआ? नई स्टूडेंट हो, रास्ता भूल गई हो?
किस सेक्शन में हो। उसके प्रश्न को अनदेखा कर अपने सवालों की बछौर कर दी उस पर। वो एकदम से झुंझला गई और बोली, सीधे से रास्ता बताना है तो बताइए, वरना सीधे अपने रास्ते निकलो। इतनी मालूमात की जरूरत नहीं होती अजनबी से। मुझे गुस्सा तो आया, पर उसकी भोली सूरत और सुनसान रास्ता देखकर उसे रास्ता बता दिया। उसे अपने स्कूटर पर पीछे बैठने का न्योता भी दे डाला। वो बड़े जोर से ठहाके के साथ हंसी और आगे निकल गई। मुझे कुछ समझ न आया, पर कॉलेज को देर हो रही थी तो बिना समय व्यर्थ किए आकर अपनी लाइब्रेरी में किताबें जमाने लगा। तभी पीछे से प्रिंसिपल सर की आवाज ने मेरी तंद्रा तोड़ी। मैंने पलटकर देखा तो वही भोली सी सूरत मेरी आंखों के सामने थी। प्रिंसिपल बोले, अनित, इनसे मिलो, ये है कविता, हमारी नई वाटनी टीचर। और कविता से बोले, कविता, ये है हमारे लाइब्रेरियन मिस्टर अनित, मिस्टर अनित, मिस्टर अनित। मैं होश में आया जब मेरा नाम दोबारा बुलाया गया। प्रिंसिपल सर के द्वारा वो मुझे देखकर धीमे से मुस्कुरा रही थी। उसकी चंचलता भरी मुस्कुराहट, उसकी ये अदा उफ, दीवाना बना रही थी मुझे। प्रिंसिपल बोले, अनित, मैडम ने आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है तो इन्हें आप बॉटनी का सिलेबस दे दीजिए, यहाँ का बुक्स का सेक्शन भी समझा दीजिए। और हाँ मैडम, मथुरा से हैं, यहाँ पहली बार आई हैं, अभी तो फिलहाल लॉज में रुकी हुई है। मैंने सारे स्टाफ को इनके लिए एक अच्छा मकान ढूंढने का काम भी सौंपा है। याद रखिएगा, अगर कोई अच्छा मकान मिले तो मैडम को जरूर बताना। इतना कहकर प्रिंसिपल सर तो चले गए। लाइब्रेरी में बस वो, मैं और ढेर सारी किताबों से भरी हुई अलमारियां। उस पल एक राहत की सांस ली। दिल ने इस सुकून के साथ वो जिसे एक नजर में दिल दे दिया मैंने, हर रोज मेरी आंखों के सामने होगी। हेलो, उसके हाथ के इशारे से मैं होश में आया। जब से मिली थी यही हाल था मेरा, पर खुद को संभालते हुए एक चेयर उसके सामने कर दी मैंने। आइए बैठिए ना, आपको देखकर लगता नहीं आप प्रोफेसर होंगी, ऐसी लगती हैं मानो कॉलेज की स्टूडेंट है, प्रोफेसर नहीं। वो मुस्कुराने लगी और बोली, मुझे भी यही लगा था आपको देखकर कि आप इस कॉलेज के बिगड़े हुए स्टूडेंट हैं। कहते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। लाइब्रेरी में कोई था नहीं तो लिहाजा उसकी हंसी दबाने की बजाय मैं भी साथ में हंसने लगा। उसको उसके सिलेबस की किताबें बताते, उसके लेक्चर्स के बारे में समझाते हुए एक ऑफिशियल सी दोस्ती तो हो ही गई थी उसके साथ। पहले मैं सिर्फ उसकी खूबसूरती का कायल था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उसकी सरलता, उसकी व्यवहारिकता, उसकी बुद्धिमानी मुझे उसके और पास खींचे जा रही थी। कविता लेक्चर्स के बाद का सारा खाली समय लाइब्रेरी में ही बिताती। स्टाफ रूम तो उसने कभी झांका भी नहीं। कभी कभी तो लगता कहीं वो मेरे लिए ही तो सारा समय लाइब्रेरी में नहीं बिताती, पर ये सिर्फ दिल को समझाने वाली बात थी। जब भी कभी अखबार पढ़ने का बहाना कर मैं उसके कनखिए से देखने की कोशिश करता, वो अपने हाथ में ली पुस्तक में ही आंखें गड़ाए दिखाई देती। मन निराश हो जाता उसके किताब में नजर गड़ाए देखकर। इतने महीनों से रोज मिलते हम, अच्छे दोस्त भी बन गए, पर क्या उसको मेरे मन में क्या है वह यह समझ नहीं पाती, या समझकर ना समझ बन बैठी है, या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। रातों की नींद उड़ चुकी थी मेरी। एक दिन उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की मैंने। आपके घर का इंतजाम हो गया क्या? वो मुस्कुराकर बोली, आपको अब याद आई? मैं भी हंसने लगा। बोला, अब तक हो गया होगा तो पूछकर औपचारिकता पूरी कर लेता हूँ। आपको मैं देखता हूँ सदैव सब्जेक्ट्स की ही बुक्स पढ़ती रहती हैं। कभी कभी कोई साहित्य भी पढ़ लिया कीजिएगा। बिल्कुल, पर साहित्यिक किताबें इतनी सारी है मेरे समझ के बाहर है। कौन सी पढ़ने लायक है, कौन सी नहीं, बड़ा अजीब से ढंग से उत्तर दे रही थी वो। ऐसा महसूस
महसूस हो रहा था जैसे वो मुझसे बातें करने से कतरा रही है, मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। इसका अर्थ वो समझ गई मेरे मन में क्या है, या कहीं कुछ गलत तो नहीं समझ गई। फिर से नया सवाल उठ खड़ा था मन में। फिर भी संभालते हुए खुद को मैं उससे बोला, अरे तो आप मुझसे पूछिए ना कौन सी पढ़ना है कौन सी नहीं, ये लीजिए इसे घर ले जाइए, आराम से पढ़िएगा, वैसे भी अकेली रहती हैं आप, टाइम पास हो जाएगा। ये कहते हुए सामने हाथ में जो भी नावेल आई पकड़ा दी उसे। दूसरे दिन वो आई तो सीधा सा सवाल दागा मुझ पर, आपने जो बुक मुझे दी थी क्या आपने पहले पढ़ी थी? मैं हैरान था, ऐसा क्या दे दिया था मैंने उसे? ये लीजिए संभालिए अपनी बुक। मेरा हाथ पकड़कर उसने ठहाका मारते हुए बुक मेरे हाथ पर रख दी। ये प्रथम स्पर्श था उसका। मुझे तो वो क्या बोले जा रही थी कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी अंगुलियों के स्पर्श से मैं स्वर्ग में पहुंच गया था। वो चली गई। कुछ समय बाद मैं धरती पर वापस आया तो देखा मैंने उसे A.K. अग्रवाल की बॉटनी की ही बुक पढ़ने के लिए पकड़ा दी थी। सर पर हाथ रखकर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से दोस्ती की एक कोशिश की थी, फेल हो गई। थोड़े समय बाद एक चपरासी हाथ में स्टील का डब्बा लिए दरवाजे से अंदर आया। मेरी टेबल पर रखकर बोला, कविता मैडम ने आपके लिए पहुंचाया है। मेरी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उसको बोला, ठीक है जाओ, मैडम को कहना सर ने धन्यवाद भेजा है। डब्बा खोलते ही देखा उसमें गाजर का स्वादिष्ट सा हलवा, साथ में उसमें एक छोटी सी सुनारों वाली पॉलिथीन में एक छोटी सी कागज की चिट्ठी थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। धीरे से चिट्ठी उठाकर पढ़ने लगा। लिखा था, ये गाजर का हलवा आपके लिए, पास की नज़र कमजोर है आपकी, तभी बुक का नाम नहीं पढ़ पाए, तो सोचा गाजर आंखों की रोशनी बढ़ाता है, चख कर बताइए कैसा लगा। कहीं मैंने भी गाजर की जगह किसी और चीज का हलवा तो नहीं बना दिया। सच में आज तक इतना स्वादिष्ट हलवा आज तक नहीं खाया मैंने। मैं उठा और जय प्रसाद जी की कामायनी निकाल लाया और एक चिट्ठी उसके बीच में रख दी। इतना स्वादिष्ट हलवा आज तक नहीं खाया मैंने। इसकी एवज में एक कालजयी रचना आपके लिए भेज रहा हूँ। अगर पसंद आए तो कल भी इस टिफिन में कुछ आएगा मेरे लिए। मैंने खाली डब्बा और कमाईनी दोनों चपरासी के हाथों उस तक पहुँचा दिए। इस तरह रोज का क्रम हो गया। उसका टिफिन में चिट्ठी भेजने का, बुक के बारे में, मेरा बुक में चिट्ठी रखना उसके टिफिन को लेकर। लाइब्रेरी में वो अब भी आती थी। धीरे धीरे चपरासी हमारे बीच से नदारद हो गया। किताब और टिफिन का आदान प्रदान हम दोनों ही करने लगे। कई बार मैं जानबूझकर उसके उंगलियों को छू लेता। इस अदला बदली के दौरान वो नीचे निगाहें झुकाकर झट से हाथ छुड़ा लेती। वक्त बीत रहा था। वो मुझसे बोलना कम करती जा रही थी, पर लाइब्रेरी में समय बिताना उसका बढ़ता जा रहा था। अब जब भी मैं उसे देखता वो मुझे देखती महसूस होती और शर्मा कर नजर झुकाकर फिर से बॉटनी की किताब में मशगूल हो जाती। हमारे खत, व्यंजन और किताबों की समीक्षा से आगे निकलकर हमारी रुचि परिवार, सुख दुख पर पहुंच चुके थे। एक दिन साहस जुटाकर सोचा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? पहल तो मुझे करनी ही होगी। जितना मैं समझता हूँ वो ना नहीं कहेगी, पर शुरुआत वो थोड़े न करेगी। आजकल के जैसा फास्ट फॉरवर्ड जमाना नहीं था वो। एक दिन हिम्मत करके एक गुलाब का फूल चिट्ठी के साथ रख भेजा। कविता जी, आज आप काली साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बोला नहीं, पर लिखने से खुद को रोक नहीं पाया। दिल में और भी बहुत कुछ है लिखने के लिए, पर सोचता हूँ लिखने से बेहतर होगा मिलकर कहूँगा। लिखावट में चाह कर भी लिखने में असमर्थ हूँ। मिलने पर शायद मेरी आंखें वो कह दे जो कलम लिख नहीं पाती, जुबान बोल नहीं पाती, रात भर सो न सकती।
सका। उसकी प्रतिक्रिया के इंतजार में मैं दूसरे दिन सुबह 8 बजे से लाइब्रेरी में जा बैठा। कॉलेज खुल चुका था, सभी प्रोफेसर्स आ चुके थे लगभग, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। आधा दिन गुजर गया। आखिर हिम्मत कर एक बॉटनी के स्टूडेंट से पूछा, आज बॉटनी का लेक्चर नहीं है क्या आपका? वो बोली, लेक्चर तो है पर मैडम के घर कुछ काम था तो वो लीव पर है पूरा वीक। उस दिन इत्तेफाकन चपरासी भी अवकाश पर था। तब मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे जो मैं उसे कॉल कर पाता। व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे संपर्क के साधन भी नहीं थे जो कोई प्रतिक्रिया जान पाता। कोई रास्ता ही नहीं था क्या हुआ पता लगाने का, सो हाथ पर हाथ धरे एक हफ्ता इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं। अगले दिन चपरासी कॉलेज आया तो हाथ में कविता जी को दी हुई किताब थी उसके। बोला, अनित सर, कल जब मैं कविता मैडम के रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था तो उन्होंने ये लाइब्रेरी की बुक आपको लौटाने को कहा था। मैंने बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जताए कहा, ठीक है तुम जाओ। उसके जाते ही पन्ने पलटकर अपने खत का जवाब ढूंढने लगा। जवाब लिखा था खत में, थोड़ा सा शरारत भरा उसकी आंखों सा, मेरा इतना गाजर का हलवा खिलाने का कोई असर हुआ नहीं आप पर। मैं आज ही नहीं रोज ही इतनी ही खूबसूरत दिखाई देती हूँ। रोज देखते ही नहीं आप मुझे। घर से आऊंगी तो हलवे की मात्रा दुगुनी करनी पड़ेगी मुझे। एक प्यारी सी स्माइली बनी हुई थी साथ में। जवाब हाँ है कि ना। एक हफ्ते का इंतजार अब मुझसे नहीं होना था। कॉलेज में तबीयत ठीक नहीं है का बहाना कर एक दिन की छुट्टी लगाकर बीच कॉलेज में ही लाइब्रेरी छोड़ दी। पूरा दिन बाजार में घूमता रहा। आखिर सुर्ख लाल गुलाब के रंग का एक कुर्ता मेरी आंखों को चढ़ गया। उसको खरीदा और चढ़ गया रात को ही मथुरा जाने वाली गाड़ी में। मुझे नहीं पता उसके ख्यालों में गुम कब मथुरा पहुंचा, न जाने कब उसकी दहलीज पर चढ़ा और कुंडी खटखटा दी। सामने उसका ही तसव्वुर होगा। इस इंतजार में पलकें खुद ब खुद बंद हो गई। दरवाजा खुला तो सामने एक उम्र दराज महिला थी। मैंने अपना परिचय बताया तो उन्होंने अंदर आने दिया। वो कविता की माँ थी, उसकी ही तरह मधुर आवाज की मालकिन। कुछ इधर उधर की बातों के दौरान ज्ञात हुआ कि वो अपने मामा के यहाँ गई है। मन मुरझा गया था मेरा। जिसको अपने मन की बात बताने इतनी दूर भागा चला आया, उसकी एक झलक भी मैसर नहीं हुई। खैर, उदास मन से मैंने उसकी माँ को अपने साथ लाया हुआ कुर्ते का बैग थमा दिया, इस झूठ के साथ कि वो कविता ने खरीदा था। अपनी एक सहेली को दिखाने कॉलेज लाई थी तो लाइब्रेरी में भूल आई थी। मैं यहाँ आ रहा था तो सोचा लेता चलूं। साथ ही मन में यह डर भी सता रहा था कि कहीं आंटी कुर्ते के बीच में छुपा मेरा खत न पढ़ ले। इस ऊहापोह में आंटी से विदा ली और अपने खत में लिखी पंक्तियां याद करने लगा। सोचा था जब तुम मिलोगी तो सामने कहूंगा तुमसे, पर अब अपने दिल की बात कहने के लिए एक सप्ताह तो दूर एक पल का इंतजार भी नहीं होगा मुझसे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब तुम्हारी मधुर आवाज मेरे कानों को सुनाई दी थी। तुम मेरे इतने करीब जो फिर भी बहुत दूर हो, क्योंकि लाइब्रेरी का खामोशी का माहौल हमारे बीच वार्तालाप होने ही नहीं देता। फिर भी मैं और तुम एक दूसरे को जानते रहे उन खतों के सहारे जो हमेशा एक दूसरे को धन्यवाद देने के बहाने लिखे जाते रहे। मैं नहीं जानता तुम इतने दिनों में मुझे कितना जान पाई, मेरे बारे में क्या सोचती हो, मैं तुम्हारे दिल के कितने करीब हूँ। पर आज मैं तुमको इसी खत के माध्यम से अपने दिल में छुपे जज्बात बयां कर रहा हूँ। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ कविता, अपनी जीवन संगनी के रूप में तुम्हें देखता हूँ। सोचता हूँ एक दिन तुम सुर्ख लाल जोड़े में मेरे साथ साथ फेरे लोगी और सदा के लिए मेरी जीवन संगनी बन जाओगी। पर ऐसा मुमकिन तभी होगा जब भी तुम भी मुझे अपने जीवन साथी के रूप में अपनाना चाहो। आज इसी प्रश्न का उत्तर पाने की चाहत मैं ये सुर्ख लाल जोड़ा तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम मुझे वो खुश नसीब इंसान समझती हो जिसके जीवन में तुम खुशियाँ बरसाओगी, तो तुम जब लौट कर आओगी मैं स्टेशन पर तुम्हें मिलने आऊँगा। तुम इसी लाल जोड़े में दिखाई दोगी। अगर तुमने ये कुर्ता नहीं पहना तो मैं खुद ब खुद समझ जाऊँगा कि मैं तुम्हारे
काबिल नहीं हूँ, फिर कभी तुम्हारी परेशानी का सबब नहीं बनूंगा। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा इस उम्मीद के साथ कि ये मेरा तुम्हें लिखा आखिरी खत नहीं होगा। एक हफ्ता मेरे लिए एक वर्ष जैसा बीता था, तब आखिर वो सुबह आ ही गई जब मेरे सवाल का जवाब मिलना था। बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था ट्रेन का, हाथों में सुर्ख लाल गुलाब लिए। दिल की गहराइयों को इत्मीनान था कि तुम ना कह ही नहीं सकती, फिर भी न जाने क्यों इतना बेचैन हुआ जा रहा था ये दिल। समय बीतता जा रहा था, ट्रेन के आने का समय निकल गया, ट्रेन नहीं आई। आई बस एक दुर्घटना की खबर कि जिस ट्रेन से तुम आ रही थी उस ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। नहीं मालूम दिल धक सा रह गया। विचार शून्य सा जनता की भीड़ के साथ मैं उस जगह पहुंचकर तुम्हें खोज रहा था चारों ओर। एक जगह लाल सुर्ख कुर्ता दिखाई दिया, कदम वहीं रुक गए। वो तुम थी, सुर्ख लाल कुर्ते में मेरे प्रेम की स्वीकृति लिए, आंखों से अविरल आंसुओं की धारा, हाथ में अनजाने में मसले गए गुलाब की पंखुड़ियां तुम्हें अंतिम विदाई दे रही थी। तुम जा चुकी थी मुझसे बहुत दूर सदा के लिए, पर जाते हुए मेरे प्यार पर अपने हाँ की मुहर लगाकर अनकहा सा ये रिश्ता हमारे भले ही अनकहा ही रह गया, फिर भी अमर हो गया। आज तक एक भी लम्हा ऐसा नहीं जब मैं तुम्हें प्रतिपल अपने पास महसूस नहीं करता। कोई ऐसा पल नहीं बीता जब तुमको याद नहीं करता। दोस्तों, कहानियां तो बहुत ज्यादा सुनते हैं, पर प्रेम की कहानियां पढ़ता रहता हूं, पर हमारी कहानी सबसे अनोखी है, जहां जिंदगी सो गई अनकहे इस रिश्ते को कोई नाम दिए बिना, फिर भी हम जीवन साथी हैं जन्म भर के लिए। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो ठोक दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोस्तों, अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे अगर अंत तक इस वीडियो को देख लिए हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लाइक ठोक दो यार।